अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह वेब रेडियो पर आप सुन रहे हैं शो सुरों का सफर। आपकी समातों तक पहुंचने वाली आवाज है आरजे सबा की। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर जुमेरात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है इस शो के अंदर। हम आपसे ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन मेरे साथ एक और मेरे को आरजे बहुत ही प्यारे साथ में शामिल होते हैं और हम उनसे डिस्कशंस करते हैं। हम एक सिंगर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो शायद आपने नहीं सुनी होती और कुछ ऐसी होती है जो आपने सुनी होती है। तो हम जल्दी से अपने को आरजे का माइक ऑन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका दिन कैसा गुजरा और वो कैसे हैं और उनका बर्थडे का दिन कैसा गुजरा जो कि था पिछले वीकेंड को। क्योंकि हमारा शो नहीं था इसलिए मैं विश नहीं कर सकी, तो कोई बात नहीं, को आरजे ने माइंड नहीं किया तो हमने भी माइंड नहीं किया। तो अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? और जो मैंने आपसे सवाल करें जल्दी जल्दी अपने लिसनर्स को बताएं, फिर हम आगे शो स्टार्ट करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम सबा और अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे, अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और सबा ने आते ही बहुत से सवाल पूछ दिए हैं, यानी वो कहते हैं ना सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। खैर यहाँ पे कोई इतने ज्यादा गलत सवाल तो नहीं थे, जवाब देते हैं उसका भी, आपसे भी गप लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबा, आपने माइक ऑन कर दिया है और लिसनर्स के साथ बातचीत करने का मौका फराहम किया है। आखिरकार लिसनर्स जुमेरात की रात आ गई है और आपका और हमारा साथ है। यकीनन जैसे कि सबा ने बताया कि हम बहुत सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाले हैं, गप लगाने वाले हैं, रौनक लगाने वाले हैं, आपका दिल लगाने वाले हैं और अपनी दिहाड़ी लगाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबा, आपने इतने जबरदस्त तरीके से इंट्रोडक्शन कराया, तारीफें की और इसके अलावा सालगिरह की मुबारकबाद थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवालात क्या थे, अगर दोहरा दीजिए तो मेरे लिए कुछ आसानी रहेगी। उमर, हमने पूछा कि आपका दिन कैसा गुजरा। हाँ, दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। सेहत के जो मामलात हैं वो संभलने को नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये कि परहेजी खाने खा खा कर मैं तो तंग आया हुआ हूँ। और फिर मैं तो परहेज भी इतनी करता हूँ, मेरा टेम्परामेंट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है कि 2-4 दिन परहेज की और उसके बाद एक दिन में सारी कसर निकाल दी। तो ये सूरत हाल है। आप बताइए, आप काफ़ी शादियाँ अटेंड कर रही थी, तो कैसा गुजरा आपका हफ्ता? मेरा भी हफ्ता अच्छा ही गुजरा। शादियां भी थी, एंजॉय भी किया, थकन भी हो गई और थोड़ी सी नजर भी लग गई और हम भी थोड़े से बीमार हो गए। जब जब आप बीमार होते तब तब हम भी बीमार हो जाते हैं। तो इसी तरीके की सिचुएशन कुछ चल रही है। फिर मौसम भी चेंज हो रहा है, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। आइडिया नहीं हो पा रहा कि मौसम चाह क्या रहा है। हमारा जो कांटेक्ट हुआ है वो रेडियो शो का हुआ है, कोई सेहत का नहीं हुआ कि यहाँ पर भी आप मेरी को आरजे हैं और मैं आपका को आरजे। बहरहाल बाकी सारे तो आपके निजी मामलात है शादी के हवाले से, लेकिन एक चीज़ है, वो बताइए कि मेन्यू क्या था। यानी वो बड़ा एक लतीफ़ा मशहूर है ना कि पूछते हैं कि अंकल आपको लड़का पसंद आया है, लड़की यानी दुल्हन पसंद आई या दूल्हा, तो अंकल कहते हैं कि बेटा मुझे तो वो बंदा बड़ा पसंद आया जिसने कहा कि रोटी खुल गई है। तो बताइएगा कि मेन्यू क्या था शादी में। उमर, मुझे सिर्फ दुख इस चीज का था कि जब मैं शादी में गई ना, मैं बहुत हशाश बशाश थी, लेकिन जब मैं वलीमे में गई ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने खाना कम खाया। वलीमे मैंने, पता है आपको, हर तरह के केक थे, सारी वैरायटीज। मुझे केक बहुत पसंद है लेकिन मैं खा नहीं सकी। बाकी तो वही जो बिरयानी और सालन होती है वही था, लेकिन सिर्फ नई चीज मेरे लिए केक था और वही मैं बस खा ना सकी। जी, तो बहुत अच्छा हो गया सबा, आपने बहुत सारे केक जो है वो देख लिए, खा भले नहीं सकी, लेकिन इसका मतलब आप मुझसे भी कोई तकाजा नहीं करने वाली। कभी हाल ही में आपकी बर्थडे गुजरी है तो केक खिलाइए। जबरदस्त हो गया लिसनर्स। इसी खुशी में मैं तो सोचता हूँ ब्रेक पे जाते हैं। सबा, आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, और हमें एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पे जाना चाहिए। जी, तो केक का जिक्र हुआ तो फिर एक का जिक्र भी करते हैं। अभी जो नेशनल सॉन्ग हम शामिल करने वाले हैं आयमा बेग और अली जफर की आवाज में, एक है कौम और एक मंजिल, ये मिली नगमा शामिल करते हैं। इसके बाद लौट कर आएंगे और आपको बताएंगे कि आज हम किस गुलकार के मुतालिक बातचीत करने वाले हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो सुरों का सफर सबा और उमर के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये लगभग कितना अच्छा था, मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है लेकिन काफी अच्छा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबा, आपने मेरी इस चॉइस को पसंद किया। काफी अर्सा हो गया इसे रिलीज हुआ है, लेकिन कुछ ज्यादा लोगों ने सुना नहीं है, तो इसलिए काफी नया नया लगता है। आप बताइए कि हमारी वेबसाइट कौन सी है? जी लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारा शो या फिर नई सुबह वेब रेडियो पर आने वाले जितने भी शोज हैं आपके करीबी फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स सुने, तो आप उन्हें जल्दी से बता दीजिए कि वो गूगल पे जाएं और वहाँ पर लिखें www.naisubah.org/radio। एक पेज खुलेगा, उस पेज के ऊपर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक प्ले बटन आएगा। उस प्ले बटन को क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपकी समातों से जो आवाज छू जाएगी सुरीली सी, वो हमारी होगी, यानी कि नई सुबह वेब रेडियो पर आने वाले शोज की होगी।
जिस टाइम पे आप क्लिक करेंगे उस टाइम पे जो ऑन एयर जा रहा होगा वो आपको सुनाई देगा। और अगर जुमेरात की रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप क्लिक करते हैं तो आपको हमारा शो यानी कि सुरों का सफर सुनाई देगा। जी सबा, सुरीली सी आवाज तो वो आप ही की होगी, हमारी तो आवाज को इतनी ज्यादा सुरों में तो नहीं है, लेकिन सुरों का सफर प्रोग्राम हम जरूर कर रहे हैं और लिसनर इसमें हमें फीडबैक भी देते हैं। किस तरह से देते हैं सबा, बताइए। जल्दी से अपना प्यारा सा खूबसूरत सा फोन उठाइए, व्हाट्सएप में जाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और वहां पर अपना बहुत प्यारा सा नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, हमारे शो का नाम लिखिए, आरजेएस का नाम लिखिए और अपना पैगाम भेज दीजिए इस नंबर पे जो नंबर है 033086000072। उर्दू में भी बता देती हूँ 033086000072। जी बहुत अच्छा लगा, 000 और 72, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। खैर बाद में आपने 72 भी बताया। जी बिल्कुल, आप हमारा फेसबुक पेज भी बता दें ताकि हमारे लिसनर्स फेसबुक पर भी हमें कमेंट कर सकें। जी हाँ, हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जाकर भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप नई सुबह के यूट्यूब चैनल पर हमें फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं आज के अपने सिंगर की जानिब। आज हम किस सिंगर के मुतालिक बताने वाले हैं ये अनाउंस करने वाली है सबा इनाम। जी तो लिसनर्स, आज हम जिस सिंगर के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है अली जफर। जी हाँ, तो आज हम अली जफर के मुतालिक बात करने वाले हैं, लिहाजा वक्त को जाया नहीं करते हैं। जाया तो हम पहले भी नहीं कर रहे थे, अच्छी खासी गपशप लगा रहे थे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और फौरन से आपको बताते हैं अली जफर के मुतालिक। सबा बताना शुरू करें। जी उमर, जरूर आप बताना स्टार्ट कीजिए, हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। हमारे लिसनर्स और मैं बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जी हाँ, तो आपकी इस बेताबी को, बेचैनी को कम करते हैं और बताते हैं अली जफर के मुतालिक। जैसे कि हमने बता ही दिया कि उनका नाम अली जफर है। लाहौर में इनकी पैदाइश हुई। 18 मई 1980 का वो दिन है, ये वो तारीख है कि जब अली जफर की पैदाइश हुई है शहर लाहौर में, बागों के शहर में, रौनकों के शहर में, रोशनियों के शहर में। खैर कराची को भी, शहर कायद को भी रोशनियों का शहर कहा जाता है, लाहौर को भी कह दिया तो कोई ऐसी बात नहीं है भाई, रोशनियों का भरपूर एहतमाम यहाँ पर भी हमने कर रखा है। खैर अली जफर के मुतालिक हम बातचीत कर रहे हैं कि इनकी पैदाइश जो है वो 18 मई को हुई है। इनके वालिद का नाम जफरुल्लाह है और इनकी वालिदा का नाम कवल अमीन है। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और 19 साल की उम्र में जब वो बीए के इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी तो उनके घर आन धम के अली जफर। तो यूं अली जफर जो है वो इस दुनिया में आए हैं और अली जफर के जो दोनों वालिदैन हैं, यानी उनकी वालिदा और उनके वालिद साहब जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। यूं उन्होंने भरपूर तरीके से अली जफर की तरबियत की और अली जफर को भरपूर अच्छे भले के मुतालिक बताया। अली जफर जो है वो शुरू से ही काफी क्रिएटिव थे क्योंकि इनके वालिद जो है वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। उनसे मुतासिर होकर जब अली जफर जॉयलैंड गए तो वहां पर उन्होंने जो झूले देखे और बाकी जो मनाजिर देखे, उन्होंने उसी वक्त यानी बिल्कुल छोटी सी एज में ही उन सब को कागज पर उतारा और वो मुसव्वरी करने लगे। और इसी तरह से 8 साल की उम्र में अली जफर के घर पे एक शख्स जो काम करते थे, इन्होंने उनको अपने सामने बिठाया और एक बड़ा ही जबरदस्त स्केच बनाया। तो यूं सबसे पहले जो उनकी सलाहियत सामने आई वो पेंटिंग की थी। पेंटिंग सबा को भी बहुत पसंद है। और सबा, आपके घर में भी कोई इतनी अच्छी पेंटिंग करता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे घर में भी मेरी वालदा को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और वो जो है पेंटिंग करती थी। उन्होंने कोर्स किया हुआ है पूरा और उनको बाकायदा सर्टिफिकेट मिले हुए और कोई इतनी तरह तरह की उन्होंने की हुई हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने अपने अम्मी से पूछा था और आप यकीन जाने कि हम आम हालात में सिर्फ सब्जियां खाते हैं, उन्हें सब्जियों से पेंटिंग करना सिखाया था। और मेरे पास वो चीज़ मौजूद तो नहीं है, लेकिन जहाँ मैं स्कूल पढ़ती थी वहाँ पर हमने एक सिंदरी या कोई चीज़ बनाई थी। वो मेरी वालदा ने जो है वो सब्जियों से उनसे पेंटिंग करी थी उसमें। तो वो वहाँ स्कूल में एक क्या कहेंगे कि सिंदरी के तौर पे जो है ना वो फ्रेम करके लगाई गई थी क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त बनी हुई थी। जी हाँ सबा, बहुत अच्छा लगा ये जानकर और आपकी अली जफर की जो पसंद है वो कुछ मिलती जुलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको अली जफर के बचपन के मुतालिक। अली जफर खासे शर्मीले थे बचपन में और उनमें कॉन्फिडेंस की खासी कमी थी, यानी जहाँ वो कुछ लोग देखते तो वहां से भाग जाते और छुप जाते। बाद में उनकी जो वालिदा है उन्होंने उनके कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए उन्हें डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया और अली जफर जो है वो बहुत
बहुत ज़बरदस्त तकारीर करते थे और हमेशा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करते थे। लेकिन अली ज़फ़र इस बात का इकरार करते हैं कि उनमें कोई कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं था, कोई क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन चूंकि उनके पास कंटेंट अच्छा होता था, अच्छी तकरीर लिख कर दी जाती थी, होता तो रट्टा ही था लेकिन वो बहुत अच्छे से डिलीवर करके आते थे। और बिलाशुबा उनको कंटेंट की क्या परेशानी, उनके वालिद भी प्रोफेसर, उनकी वालिदा भी प्रोफेसर, वो बहुत ज़बरदस्त तकरीर लिख कर देते होंगे। लेकिन ये कि इससे अली ज़फ़र जो है उनकी हेजिटेशन किसी हद तक कम हुई और वो लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने लगे। अली ज़फ़र की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने मैट्रिक कंप्लीट किया, वो बीकन हाउस स्कूल से पढ़ते थे, वहाँ पे उन्होंने 730 नंबर्स हासिल किए। उस वक्त 850 कुल नंबर होते थे, उसमें से 730 नंबर्स जो हैं वो अली ज़फ़र ने हासिल किए हैं। और वहाँ जो लड़के पढ़ते थे उनमें सबसे ज़्यादा नंबर्स वो अली ज़फ़र ने हासिल किया था। और उसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज गए और वहाँ पर भी उन्होंने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में वहाँ से FA क्लियर किया। लेकिन जब वो गवर्नमेंट कॉलेज गए तब से उनके म्यूज़िक का आगाज़ हुआ। जी उमर, फिर उनकी पेंटिंग का क्या बना? उन्होंने पेंटिंग छोड़ दी या उन्होंने पेंटिंग को साथ रखा और फिर सिंगिंग की? सबा के सर पे तो इस वक्त पेंटिंग ही सवार है। वो कैसे भूल सकते थे पेंटिंग को और किस तरह से छोड़ सकते थे पेंटिंग को। पेंटिंग जो है उनका एक पैशन था और उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। खैर जब वो गवर्नमेंट कॉलेज गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ एक नज़ीर अहमद सोसाइटी है, उन्होंने वो ज्वाइन कर ली और यूँ म्यूज़िक से उनका एक ताल्लुक बन गया। वहाँ पर वो जाते और वहाँ पर वो गाते और हर जुमेरात को वहाँ पर प्रोग्राम होता था। वहाँ पर जो सिंगर्स प्रैक्टिस करते थे वो बाकी लोगों को गाना सुनाते थे, यानी कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाता और वहाँ पर भरपूर गुलकारी होती। तो अली ज़फ़र की वहाँ से प्रैक्टिस का आगाज़ हुआ और फिर अली ज़फ़र ने और इनके दोस्तों ने प्लान किया कि हमें कुछ रॉक म्यूज़िक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिट होना चाहते हैं, अगर आप पब्लिक में मशहूर होना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश गाने गाने चाहिए। अब अली ज़फ़र जो है उनके घर में मौसीकी चलती तो थी, उनके जो वालिद साहब हैं उनको गाने का बहुत शौक था, लेकिन वो बिल्कुल भी कोई इंग्लिश म्यूज़िक नहीं था, वो देसी म्यूज़िक होता था। यानी वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्लासिकी म्यूज़िक को और इनके घर में शेर व शायरी की महाफिल होती और इसके अलावा गुलकारी की महाफिल होती और हारमोनियम लेकर इनके वालिद साहब खुद भी शौकिया तौर पर गाते थे और अली ज़फ़र जो है वो सुन रहे होते थे। तो मौसीकी से इनका एक ताल्लुक था ज़रूर, लेकिन इंग्लिश म्यूज़िक इनके लिए खासा नया था, ये जो वेस्टर्न म्यूज़िक इनके लिए खासा नया था। बहरहाल इन्होंने अलहमरा हॉल में पहला प्रोग्राम किया अपने दोस्तों के हमरा, जब इन्होंने एक बैंड बनाया और वहाँ पर इन्होंने भरपूर शोर व गौगा किया, भरपूर रौला मचाया, लेकिन वो इनका प्रोग्राम जो है वो बहुत हद तक कामयाब नहीं रहा, बल्कि कहा जा सकता है कि वो नाकाम रहा। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसके बाद इन्होंने अली एडिटोरियम में एक और प्रोग्राम किया, एक और कॉन्सर्ट किया और वो भी कुछ ज़्यादा कामयाब ना हुआ। उसके बाद अली ज़फ़र को यह एहसास हो गया कि इंग्लिश म्यूज़िक जो है वो इनके बस की बात नहीं है और उन्होंने कहा कि अब इस सिलसिले को आगे लेकर नहीं चलते हैं। लेकिन अली ज़फ़र जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से चूँकि ताल्लुक़ रखते थे, इनकी फैमिली, इनके वालिदैन जो कुछ कमाते वो इनकी तालीम पर लगा देते और अपने बाकी बच्चों की तालीम पर भी। याद है कि अली ज़फ़र के दो और भाई भी हैं, एहसन ज़फ़र और दानियाल ज़फ़र, यानी कि जो एहसन ज़फ़र है वो अली ज़फ़र से 5 साल छोटे हैं और जो दानियाल ज़फ़र है वो अली ज़फ़र से 15 साल छोटे हैं। तो खैर अली ज़फ़र ने यह देखा कि उनके वालिदैन ने घर ख़रीदना था और उसके लिए उन्हें कुछ कर्ज लेना पड़ा। ये जब देखा अली ज़फ़र ने तो उनके जहन पर एक चीज़ सवार हो गई कि अब उन्हें पैसे कमाने हैं और अपने घर में अपने वालिदैन का हाथ बटाना है, क्या किया जाए। उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा मुझे तो सिर्फ एक ही स्किल आती है कि मैं पेंटिंग अच्छी करता हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप पेंटिंग ही करो। तो फिर किया कुछ यूँ अली ज़फ़र ने कि वो PC लाहौर में एक बड़ा ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, वहाँ गए, वहाँ कासिम फ़खरी मौजूद थे, वो इनके वालिद साहब के दोस्त थे, क्योंकि उनकी जो बेगम थी कहकशा आंटी अली ज़फ़र उन्हें कहते हैं, वो कुलीग थी इनकी पंजाब यूनिवर्सिटी में, यानी कि अली ज़फ़र के वालिदैन की। तो जब कासिम फ़खरी साहब के पास गए, उनका वहाँ लास्ट डेट था, वो वहाँ मैनेजर थे PC में, तो जब उनसे बातचीत की कि मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ तो उन्होंने एक कोना इनको दे दिया कि यहाँ पर आप बैठिए, इस कॉर्नर में बैठ जाइए और अगर कोई आपसे फरमाइश करे तो उसका स्केच बनाइए। अली ज़फ़र ने बिल्कुल ऐसा ही किया और अपनी स्किल का मुजाहिरा करने लगे। पहले दिन उन्होंने वहाँ से 1500 रुपये कमाए, क्योंकि वो एक स्केच बनाने के 500 रुपये लेते थे और पहले महीने में उन्होंने 30,000 रुपये कमा लिए, यानी एक 16-17 साल का बच्चा। और ये बात हो रही है 1996-1997 की। उस ज़माने में 30,000 रुपये अगर कोई नौजवान कमा ले तो बड़ी बात होती थी। खैर आज भी अगर कोई 16-17 साल का नौजवान जो है वो 30,000 रुपये माहाना कमाने लगे तो उसके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो अली ज़फ़र जो है वो इस तरह से अपने घर का कुछ हाथ बटाने लगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कॉलेज से जब FA कंप्लीट किया तो अली ज़फ़र थक गए
रहे थे बार बार चीज़ें याद कर करके और उनको रट्टा लगा लगा के, जिसके बायस उन्होंने कहा कि और तो कुछ मुझसे नहीं होगा, लेकिन ये है कि मैं पेंटिंग सीखना चाहता हूँ, मुझे इसका शौक है। तो अली जफर ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और बाकायदा तौर पर वो पेंटिंग का ये जो फन है इसको सीखने लगे। और अली जफर चूंकि पीसी में यानी एक रेस्टोरेंट में भी पेंटिंग बना रहे थे, लोगों के स्केच बना रहे थे, तो वो इस हद तक महारत हासिल कर चुके थे कि जब उन्हें कोई असाइनमेंट मिलती, बाकी स्टूडेंट्स पूरा हफ्ता तैयारी करते रहते और उसके बाद वो स्केच बनाते और वो सबमिट कराते। लेकिन अली जफर जो है वो आखिरी दिन जाते और वहां जाकर वो एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का स्केच बनाते और उनके बड़े जबरदस्त मार्क्स आते उस असाइनमेंट में। बाकी जब अली जफर पेंटिंग कर रहे थे, स्केच बना रहे थे, और वहाँ उनको बहुत से लोग भी मिलते जिसमें खावर हयात हैं और इसके अलावा नबीला हैं जिन्होंने उन्हें मॉडलिंग की ऑफर की। हम पिछले ही शो में डिस्कस कर रहे थे अबरारुल हक को प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले, ये जो गाना है इसमें भी अली जफर जो है वो नजर आए हैं, उन्होंने मॉडलिंग की है, इसके अलावा उन्होंने एक्टिंग भी की। उनके जो मशहूर ड्रामे हैं उनमें कॉलेज जीन्स 1 जो है ये भी उन्होंने किया, इसमें उन्होंने एक्टिंग की और इसमें उनके साथ आयशा उमर ने भी डेब्यू किया टेलीविजन पर। इसके अलावा नूर हसन साहब जो है उन्होंने भी इसमें एक्टिंग की। और फैसल कुरैशी, याद रहे ये वो फैसल कुरैशी हैं जो आपको एक मोबाइल नेटवर्क है उसके एड्स में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। मैं उस नेटवर्क का नाम यहाँ पर नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, तो बहरहाल उस ब्रांड के एड्स में आपको दिखाई देते हैं फैसल कुरैशी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे उस ड्रामा में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अली जफर ने मरासिम ड्रामा किया और इसके अलावा लंडा बसार ड्रामा में भी उन्होंने काम किया और कांच के पार ड्रामा में भी उन्होंने काम किया। यूं अली जफर की एक्टिंग का आगाज हो गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग आते थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से उन्हें टेलीविजन पर मौका दिया गया। दूसरी तरफ अली जफर शौकिया तौर पर तो गा ही रहे थे, वहाँ पर स्केच बनवाने के लिए आयशा फाजली आई और यूं अली जफर और आयशा फाजली की आंखें चार हुई और इनको आपस में मोहब्बत हो गई। अब अली जफर जो है वो इम्प्रेस करना चाहते हैं आयशा फाजली की फैमिली को, क्या करें, किस तरह से करें। उनको मालूम हुआ कि जो आयशा के वालिद साहब हैं उनको भी म्यूजिक का बहुत शौक है, तो अली जफर ने बताया कि मैं भी कुछ ना कुछ गा लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे घर आइए, मैं बाकी लोगों को भी दावत दूंगा और वहां आपसे गाना सुनेंगे। अब अली जफर जो है वो तो इम्प्रेस करना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि अगर मैंने बुरा गा दिया तो अगर पहले इनकार नहीं भी होना था अब हो जाएगा। बहरहाल अली जफर ने भरपूर प्रैक्टिस की, पुरानी गजलें उन्होंने याद की और उसके बाद वो उनके घर गए और वहां पर जब इन्होंने गाया तो सब बहुत मुतासिर हुए। वहां पर समीना पीरजादा भी मौजूद थी जिनकी एक नई फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था शरारत, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म का एक गाना है जो कि अली जफर को गाना है, उन्होंने अली जफर को ऑफर की। तो तब अली जफर ने पहला गाना रिकॉर्ड कराया जो कि था जुगनुओं के आंचल में, और ये शरारत फिल्म का गाना है जो कि अली जफर का बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड हुआ। और अली जफर कहते हैं कि वजाद अत्रे साहब वहाँ मौजूद थे जब मैं वहाँ पर गया, उन्होंने कहा कि बेटा सुनाओ गाना, तो कहते हैं जब मैंने पहली ही आवाज़ लगाई उन्होंने कहा आप तो नहीं गा सकते। अली जफर जो है वो कहते हैं कि मैं पहले से ही परेशान था, मेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा हाई नहीं था, तो मैं तो परेशान हो गया कि मैं नहीं गा सकता, लेकिन बार बार टेक ली गई और ये गाना जो है वो अली जफर ही ने गाया, लेकिन ये ज़्यादा हिट नहीं हुआ। उनका ज़्यादा हिट कौन सा गाना हुआ सबा, ये आप बताना चाहेंगी? जी उमर, वो गाना था छन्नू की आंख में एक नशा है। जी बिल्कुल यही गाना है और बस अगला गाना हम यही प्ले करने वाले हैं, छन्नों की आंख में एक नशा है। कुछ इसके मुतालिक बातचीत कर लेते हैं कि गाना किस तरह से तरतीब दिया अली जफर ने। वो कहते हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज जा रहे थे, पता नहीं एनसीए जा रहे थे, बहरहाल वो कहीं जा रहे थे और उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी, वो गाना था वो ठीक से नहीं सुन पाए, लेकिन चंद दिनों बाद जब वो कीबोर्ड पर बैठे और उन्होंने कुछ बजाना चाहा तो वो अचानक से ये गाना बजा, यानी कि उन्होंने खुद से ही पहली कॉम्पोजिशन जो है वो तरतीब दी। छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का नशा है, ये गाना उन्होंने तरतीब दिया। और इसके अलावा इस पे जो पीस बजे हैं वो भी अली जफर कहते हैं कि मैंने खुद ही कंपोज किए। बाद में वो सोचने लगे कि अब मैं किसके पास जाऊं, इसका बाकायदा तौर पे म्यूजिक जो है वो कौन रिकॉर्ड करेगा। तो वहाँ पर एक और म्यूजिक कंपोजर मौजूद थे जिनका नाम था खावर जवाद, वो उनके पास गए, उनसे उन्होंने कहा कि इसको हमें रिकॉर्ड करना है। वो इन्हें ले गए मिकाल हसन, एक स्टूडियो के मालिक थे, उनके पास, उन्होंने इनके इस म्यूजिक को रिकॉर्ड किया और उसके बाद एहसन रहीम ने इसकी वीडियो तरतीब दी। और उसके बाद जब स्टूडियो में गाना चल रहा था, एक एडिटर ने कहा कि ये साउंड खासा पुराना लग रहा है, तो अली जफर ने कहा कि फिर मैं क्या करूं। इस पर उन्होंने कहा कि आप कराची जाइए, वहाँ शुजा है, वहाँ शानी है, उनके पास जाइए, वो आपका गाना बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। जिसके बाद अली जफर जो है वो कराची चले गए और वहाँ पर उन्होंने इनके इस म्यूज़िक को जो है वो दोबारा से तरतीब दिया और उसमें कुछ बेस डाली और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनका गाना जो है वो कंपोज हुआ। बाद में उन्होंने कराची ही
में एक स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड कराया। जब ये घर आए, इन्होंने आकर अपने वालिद साहब को सुनाया। उन्होंने कहा आपकी आवाज़ को क्या हो गया है? इन्होंने कहा मुझे जुकाम था, फिर भी मैं रिकॉर्ड कराया हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो जो बड़े गुलाम अली खान हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी संतरा नहीं खाया। बहुत से गुलकार हैं जो पूरी ज़िंदगी आइसक्रीम नहीं खाते, ठंडे मशरूबात नहीं खाते कि हमारा गला ना ख़राब हो जाए, और एक आप हो कि आपने गला ख़राब है, ज़ुकाम है और जाकर वोकल रिकॉर्ड कराए हो, जाओ रीटेक कराओ। उसके बाद लाहौर में यहाँ मुगलपुरा में एक स्टूडियो मौजूद था जहाँ दोबारा से रिकॉर्डिंग कराई अली ज़फ़र ने, और छन्नों की आंख में एक नशा है रिकॉर्ड कराए। 2-3 साल का एक अरसा है कि जिसमें ये गाना रिकॉर्ड ही होता रहा और आखिरकार ये गाना रिलीज हो गया। जी हाँ, जब ये गाना रिलीज हुआ तो ये गाना बहुत पसंद किया गया। वो अली ज़फ़र किसी गाने को ज़्यादा शौक नहीं था, जो सिर्फ अपना रिश्ता लेने जाना चाहता है, उनको इम्प्रेस करना चाहता है और इस वजह से गाना गा रहा है। यानी कि एक और वजह भी है, समीना पीरज़ादा कहती हैं कि जब उन्होंने शरारत के लिए गाना गवाया अली ज़फ़र से, तो अली ज़फ़र को ये बताया कि जब आप गाना गाओगे तो आप स्टार बन जाओगे, जब आप स्टार बन जाओगे तो आपकी पेंटिंग ज़्यादा बिकेगी। तब अली ज़फ़र ने गाना गाया था। उनकी फिल्म का भी जुगनुओं के आंचल में इसी तरह से अली ज़फ़र ने ये गाना जो है वो रिकॉर्ड कराया और उनका गाना रिलीज हो गया। हुक्का पानी इनके एल्बम का नाम था और ये गाना जो है वो रातों रात बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। उस वक्त कोई स्पॉटिफाई नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन एक हफ्ते में ज़बान ज़द-ए-आम हो गया ये गाना। और ये जो गाना है दुनिया भर में इसकी 50 लाख कॉपीज़ जो हैं वो बिकी हैं, इस कदर ये गाना मशहूर हो गया। यानी अली ज़फ़र का कॉन्सर्ट था उसी पीसी होटल में जहाँ वो कभी पेंटिंग बनाते थे, वहाँ पर अली ज़फ़र का कॉन्सर्ट था। वो पहले से ही तय था कि उनका कॉन्सर्ट है, तो अली ज़फ़र यही सोच रहे थे कि मैं जाऊँगा, 200-300 लोग होंगे, वहाँ गाना गाऊँगा और वापस आ जाऊँगा। लेकिन जब अली ज़फ़र वहाँ गए तो वहाँ 6-7 हज़ार लोग मौजूद थे और वहाँ पे सिर्फ कपल्स ही थे जिनको अलाउ था, बॉयज़ नहीं आ सकते थे। तो अली ज़फ़र को पता चला कि लोगों ने बाकायदा ट्रैवल किया है और लोग कराची से और दूसरे शहरों से फ्लाई करके अली ज़फ़र को सुनने के लिए आए हैं। यानी छन्नों की आंख में वाकई एक नशा था और वो नशा जो है वो सर चढ़कर बोला और हर किसी पर वो नशा जो है वो तारी हो गया और सब ने छन्नों की आंख में एक नशा इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया। और इसी की वजह से अली ज़फ़र को 2004 में लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिला बेस्ट पॉप सिंगर का। इसके अलावा इनको 5 गैलेक्सी अवार्ड्स मिल चुके हैं और इसके अलावा बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिल चुका है और इसके अलावा इनको जो है वो बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा 2021 में 23 मार्च को सदर आरिफ अलवी ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एहसास भी दिया। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है, सब आप बताइए कौन सा गाना सुनने वाले हैं? खैर अनाउंस तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। जी बिल्कुल उमर, आप अनाउंस पहले ही कर चुके हैं। सोच ही रही थी कि आपको बोलूं कि आप जरा थोड़ा सा ठहरें, हम जरा म्यूजिकल ब्रेक से हो आए। तो अब चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और सुनकर आते हैं वही सॉन्ग जो हमें उमर ने कहा था, छन्नू की आंख में एक नशा है। तो स्टे ट्यून विद नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो सुरों का सफर सबा और उमर के साथ। जैसे कि हम वापस आ गए हैं ब्रेक से, हम इंफॉर्मेशन आगे लेते हैं उमर से। लेकिन उमर, ये सॉन्ग तो बहुत ही जबरदस्त था सच में। छन्नू की आंख में एक नशा है सुन के थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गई हूँ मैं। आपका क्या हाल है, आप बताएं, आप हुए एनर्जेटिक के नहीं? जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त गाना है। और अली ज़फ़र कहते हैं, जो उनकी इस वक्त बीवी हैं आयशा फाजली, वो कहते हैं कि मैंने उनको ये गाना बहुत सुना है। यानी बार बार मैं जब रिकॉर्ड कराता था, ये मिक्स होके गाना आता था, फिर मैं कहता था कि ये सुनो आयशा, ये कैसा है, ये कैसा है। तो 3 साल की तगो दो और उसके बाद ऐसा तो होना था, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये गाना। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम म्यूजिकल ब्रेक से लौटे तो सबा हमें बता देती हैं, अक्सर ऑनर बताती थी, लेकिन इस बार मुझे ऑफर इन्होंने बताया कि वक्त बहुत कम रह गया है, जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो हम आपको बता चुके कि 2004 में लक्स स्टाइल अवार्ड मिला। इसके अलावा 2006 में इनकी दूसरी एल्बम भी आई थी जो कि मस्ती थी। मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाएं हम, ये तो आपने सुन ही रखा होगा। नहीं सुना तो आप हमें बताइए, मैसेज कर दीजिए, हम आपको सुना देंगे। खैर इनकी एक और एल्बम का अगर हम जिक्र करें तो वो झूम है, वो भी इनकी एल्बम आई। खैर हम 2004-2005 की बात कर रहे हैं तो उन्हीं दिनों ये इंडिया गए और वहाँ पर ये बम्बई गए और वहाँ पर इन्होंने देखा कि पाकिस्तान में तो पॉप सिंगर्स की खासी इज्जत है, लेकिन इंडिया में तो कोई पूछता ही नहीं है। वहाँ पे जो फिल्मी सितारे हैं बस उन्हीं का तस्करा होता है। तो तब अली ज़फ़र ने ये प्लान किया कि वो फिल्मों में काम करेंगे और वो बॉलीवुड में काम करेंगे। लेकिन उन्हें बताया गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इंडिया में पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जाता और आपके लिए ऐसा करने के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। अली ज़फ़र ने कहा कि कोई बात नहीं, देखते हैं। अली ज़फ़र जो है वो कॉन्सर्ट करते रहे, अपने गाने गाते रहे,
कोक स्टूडियो के लिए भी उन्होंने बहुत से गाने गाए हैं। 2007-2008 में ही जब कोक स्टूडियो का सीजन 2 सीजन 3 चल रहा था, तब ही से अली जफर जो है वो कोक स्टूडियो से मुंसलिक है। उसी वक्त इनको कुछ इंडियन मूवीज की ऑफर आई, 3 फिल्में थी जिनकी इनको ऑफर आई, उसमें से तेरे बिल लादन एक फिल्म थी जिसका स्क्रिप्ट अली जफर को बहुत पसंद आया और अली जफर इंडिया गए, उन्होंने वहां पर इस फिल्म की शूटिंग की। अभी शूटिंग हो ही रही थी कि मुंबई अटैक्स हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के हालात खासे कशीदा हो गए। अली जफर से भी कहा गया कि आप पाकिस्तान वापस आ जाइए, लेकिन अली जफर ने कहा कि मैं तो शूटिंग कंप्लीट करके ही आऊंगा। वहां शूटिंग कंप्लीट हुई, लेकिन उसके बाद भी ये हिम्मत ना की गई कि इस फिल्म को रिलीज किया जाए। आखिर 2010 में ये फिल्म जो है वो रिलीज हुई और ये फिल्म जो है वो पाकिस्तान में बैन हो गई। यानी अली जफर का डेब्यू हो रहा है, पहली फिल्म कर रहे हैं, इंडिया में वो फिल्म अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में वो फिल्म जो है वो बैन हो गई। खैर, इसके बाद अली जफर की फिल्मों का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने मेरे ब्रदर की दुल्हन एक फिल्म की, इसके बाद उन्होंने टोटल स्यापा फिल्म की, चश्मे बदूर फिल्म की, और मजीद बात करें तो लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क ये फिल्म भी उन्होंने की। और 2016 में उनकी आखिरी इंडियन फिल्म जो आई थी उसका नाम था डियर जिंदगी। तो यूं अली जफर जो है वो भरपूर फिल्में कर रहे थे, जो उनका ख्वाब था कि उन्होंने बॉलीवुड का एक हीरो बनना है। लेकिन उसके बाद भारत में हालात कुछ ज्यादा कशीदा हो गए। पहले भी पाकिस्तानी अदाकार, पाकिस्तानी फनकार जो थे उनके लिए परेशानियां थी, लेकिन उनमें मजीद इजाफा हो गया और वहां अब मजीद काम नहीं किया जा सकता था। खैर, इस वक्त 2016-2017 का वक्त है और पाकिस्तान में PSL लॉन्च हो रही है, तो तब अली जफर को पहला PSL का ऑफिशियल सॉन्ग गाने का मौका मिला। अली जफर ने बहुत अच्छे से वो गाना गाया। उस वक्त पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर, PSL के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन पर यही तनकीद होती थी कि पाकिस्तान की सुपर लीग है, लेकिन इसका एक मैच भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। और हर कोई ये चाहता था कि पाकिस्तान में हो, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान आने के लिए आमादा नहीं थे, क्योंकि 2008-2009 में श्रीलंकन टीम पर जब अटैक हुआ तो उसके बाद से कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आती नहीं थी। 2015 में कोशिश जरूर की गई, जिम्बाब्वे की टीम आई थी, उन्होंने कुछ वनडे मैचेस यानी 3 वनडे मैचेस और गालिबन 3 T20 मैचेस थे जो कि यहां पर खेले थे, लेकिन कोई बड़ी टीम आने के लिए आमादा नहीं थी। लेकिन फिर आता है 2017 और उसका PSL का जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो भी अली जफर ही ने गाया। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, अब ताली बजेगी और खेल जमेगा। ये बहुत जबरदस्त गाना है और आप में से बहुत का पसंदीदा होगा। और उस वक्त ये तय किया गया था कि पूरी सुपर लीग ना सही, लेकिन इसका जो फाइनल है वो पाकिस्तान में होगा, लाहौर में होगा, कद्दाफी स्टेडियम में होगा। जब अली जफर ने इस सब को इमेजिन किया तो तब उन्होंने ये गाना लिखा। ये गाना जो है वो PSL की इफ्तिताई तकरीब में भी परफॉर्म किया अली जफर ने, लेकिन असल मजा तब आया जब क्लोजिंग सेरेमनी थी और लाहौर में वाकई वो माहौल बन चुका था जिसको इमेजिन करके अली जफर ने ये गाना लिखा था। और जब वहां पर अली जफर ने ये गाना परफॉर्म किया, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, तो अली जफर भी आबदीदा हो गए। उस PSL में खासी परेशानियां रहीं। कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान फाइनल हुआ था और मामला कुछ यूं था कि पेशावर ज़ल्मी में चूंकि शाहिद खान आफरीदी मौजूद थे तो उन्होंने बहुत से प्लेयर्स को कायल किया और उनकी टीम के तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए थे। कोयटा के कुछ प्लेयर्स ने आने से माजरत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनल जो है वो लाहौर ही में हुआ। कुछ नए प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया था। तो खैर, उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई और ये गाना भी बहुत मशहूर हुआ। फिर सीजन 3 का गाना भी अली जफर ही ने गाया। तो यूं अली जफर का और PSL का और क्रिकेट का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसके बाद से जब भी कोई भी PSL का गाना गाता है तो लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन अली जफर जैसा गाते हैं वैसा नहीं है। क्योंकि सीजन 4 में फवाद खान ने गाना गाया था, जोश दिखा दे तू, बाजा बजा दे तू, ये खेल दीवानों का ये गाना, और लोगों ने कहा कि बस ठीक है। और उसके बाद सीजन 5 में जब तैयार हो गाना आया जो कि आरिफ लोहार ने और इसके अलावा हारून ने गाया और इसके अलावा अली अजमत उसमें लीड कर रहे थे, आसिम अजहर भी मौजूद थे, तो उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई। यानी एक मौके पर उस गाने के यूट्यूब पर लाइक्स कम थे और डिसलाइक्स ज्यादा थे और उस वक्त ये अली जफर पर इल्जाम आयद किया गया कि इस सब के पीछे अली जफर हैं और वो हमारे गाने को जो है वो डिसलाइक करा रहे हैं। अली जफर ने पहले तो इस बात से बहुत ज्यादा जान छुड़ाने की कोशिश की, आखिर तंग आकर वो कहते कि ठीक है मैं ही हूं और मैं आपको गाकर बताता हूं कि गाना कैसा होता है। तो उन्होंने फिर मेला लूट लिया गाना गाया और वो वाकई ऐसा गाना था कि अली जफर ने मेला लूट लिया। बहुत जबरदस्त तरीके से अली जफर ने वो गाना गाया।
लेकिन पीएसएल में उनको मौका नहीं मिल रहा था। सीजन 6 में आयमा बेग और नसीबो लाल ने गाना गाया, सीजन 7 में आतिफ असलम ने गाना गाया, सीजन 8 में शाय गिल और आसिम अजहर ने गाना गाया, लेकिन वो पजीराई नहीं मिल रही थी और आखिरकार पीएसएल की इंतजामिया ने तंग आकर फिर सीजन 9 में दोबारा से अली जफर को मौका दिया और अली जफर ने वहां पर गाना गाया खुल के खेल प्यारे कब तक तू डरेगा, और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर सीजन 10 में जब पीएसएल एक्स हुई तो मेरा एक्स देखो के उन्वान से भी अली जफर ने गाना गाया। इसके अलावा मजा आया भी अली जफर का एक बड़ा जबरदस्त क्रिकेट के हवाले से गाना है, और इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी वो एक गाना गा चुके हैं, यूनाइटेड वी विन। तो बहुत से गाने जो हैं अली जफर क्रिकेट के हवाले से भी गा चुके हैं और हमने काफी बातचीत की है क्रिकेट के हवाले से। जिस तरह से हमने डिस्कशन की, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, तो मेरा ख्याल है सबा इस गाने को सुन लेना चाहिए। जी बिल्कुल उमर, आप कहते हैं तो हम ये वाला गाना ही प्ले करते हैं और अपने लिसनर्स को सुनाते हैं। उम्मीद है इनको पसंद आएगा, बल्कि उम्मीद क्या है इनको ज़रूर पसंद आएगा। ये सॉन्ग मुझे भी पर्सनली काफ़ी पसंद है। मैं जब भी सुनती हूँ तो मैं रुक सी जाती हूँ और फिर एक अंदर से मेरे अंदर शरारती सभा निकल कर आती है और मुझे फिर बड़ा मज़ा आता है, एनर्जी मिल जाती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मज़ा आता है सुन के। तो सुनते हैं और फिर थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं इससे, और फिर ठीक है टाइम है शॉर्ट, तो सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो सुरो का सफर सबा और उमर के साथ, और हमारा शो इख्तिताम की तरफ रागिब हो गया है। तो हम उमर से पूछते हैं कि उमर के पास कोई और इन्फॉर्मेशन है या फिर हमने शो को बस एंड करना है। तो जी उमर। जी इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा, मैं तो कहता हूँ कि अली जफर का जो शो है ये 2-3 घंटों पर मुहित होता है, तो शायद मैं तब भी ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है इसका अहाता कर पाता या नहीं। खैर, हमने उनकी क्रिकेट की जर्नी का जिक्र कर लिया है, उन्होंने कौन कौन सी मूवीज में काम किया ये भी हमने आपको बता दिया है, लेकिन नहीं बताया है ये सारी तो इंडियन मूवीज थी जो कि मैंने देखी नहीं, बस सिर्फ रिसर्च की और आपको बता दिया। मैंने जो उनकी मूवी देख रखी है वो है तीफा इन ट्रबल, जो कि खालिसतन एक पाकिस्तानी मूवी है। यानी अली जफर ने 2010 से लेकर 2017 तक जितना भी एक्सपीरियंस हासिल किया, 2016 तक कोई बात नहीं, एक आधा साल आगे पीछे हो जाता है, तो जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो तमाम तर एहसन रहीम के साथ डिस्कस करते थे, उनको बताते थे कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, हमें भी एक अच्छी फिल्म बनानी चाहिए, पाकिस्तान के लिए फिल्म बनानी चाहिए। जब अली जफर जो है वो पाकिस्तान के होकर रह गए, यानी उनको बाहर काम नहीं मिल रहा था हालात की वजह से, वैसे कौन है जो अली जफर को इनकार करे, तो तब अली जफर ने यहाँ पे फैसला किया कि वो तीफा इन ट्रबल फिल्म बनाएंगे। उस वक्त 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ में अच्छी फिल्म बन जाती थी, लेकिन अली जफर ने इब्तदा ही में इसका जो बजट रखा वो 16 करोड़ था और उनके पैसे इससे भी कई ज्यादा खर्च हुए, और अली जफर ने ये तमाम तर पैसे जो हैं वो अपनी जेब से लगाए, क्योंकि वो किसी और के पैसे डबोना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे जो है इनका नुकसान हो जाए और बाद में ये जिम्मेदारी जो है वो मुझ पर आए दो कि मेरी वजह से पैसे ज़ाया हो गए। तो उन्होंने ये तमाम तर जो पैसे हैं वो अपने ही खर्च किए और एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म उन्होंने तरतीब दी जो कि थी तीफा इन ट्रबल, और ये फिल्म जो है वो अली जफर और उनके भाई दानियाल जफर ने लिखी एहसन रहीम के हमरा। पहले उनके पास आइडिया ज़रूर मौजूद था, उन्होंने कुछ राइटर्स से राबता किया लेकिन उनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई उनकी स्क्रिप्ट। बाद में अली जफर ने ये कहा, एहसन रहीम जो कि बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और उस ब्रांड जिसका हम जिक्र पहले भी कर रहे थे, एक मोबाइल नेटवर्क है, उसके एड्स बनाते हैं, वैसे भी इश्तिहारात में अपना सानी नहीं रखते एहसन रहीम। वो इश्तिहारात बना रहे थे, भरपूर पैसे कमा रहे थे, लेकिन अली जफर ने उन्हें कायल किया कि ठीक है आप अच्छी आमदनी तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसी फिल्म बनाएं कि बाद में भी आपको याद किया जाए कि यह फिल्म एहसन रहीम ने प्रोड्यूस की थी और डायरेक्ट की थी। तो जिसकी वजह से एहसन रहीम आमादा हुए। अली जफर का जो घर है वहाँ बेसमेंट में ये तीनों लोग मौजूद होते थे, और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि अली जफर ने कहा कि ये फिल्म मैं लिखता हूं, मैं आपको स्क्रीन प्ले लिखकर भेजता हूं, तो उन्होंने 5 मिनट का स्क्रीन प्ले लिखा डायलॉग्स के साथ, और ये जब एहसन रहीम ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त है और सारी फिल्म आप ही को गानी चाहिए। तो 8 दिन तक एहसन रहीम, अली जफर, दानियाल जफर इकट्ठे रहे और उन्होंने ये तमाम तर जो फिल्म है वो लिखी। उसमें अली जफर कहते हैं कि उन्होंने बहुत शौक से तमाम तर फिल्म लिखी, बड़ा मज़ा उनको आया जब वो भट्ट साहब के, बिल्लू भट्ट के, टोनी के, शेख साहब के डायलॉग लिख रहे थे, लेकिन जो किरदार तीफे ने निभाना था, यानी अली जफर ने निभाना था, किरदार का नाम तीफा था, जब उसके डायलॉग लिखने के लिए आए तो अली जफर को कुछ समझ ही ना आए। तो बाद में उनसे कहा गया कि इस किरदार पर आप खास काम कीजिए। अली जफर अंदरून लाहौर चले गए, वहाँ खड़े हुए थे, वहाँ एक बच्चा इनके पास आया, उन्होंने पूछा कि जी भाई आप सेट हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं सेट हूँ। उन्होंने कहा किसके साथ? तो खैर अली जफर को वहाँ से मिल गया कि तीफा कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, एक प्योर लाहौरी मुंडा होना चाहिए, एक पंजाबी कैरेक्टर होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने तीफे को भी
तरतीब दिया। ये तमाम तर फिल्म मेरा जी चाहता है मैं आपको सुनाऊं, लेकिन वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता। बहरहाल ये पाकिस्तान की वो वाहिद फिल्म थी उस ज़माने में कि जो कि ईद पर रिलीज़ नहीं हुई थी, वगरना ज़्यादातर फिल्में जो हैं पाकिस्तान में वो ईद पर रिलीज़ होती हैं। और बहुत परेशान थे अली ज़फ़र कि आप पैसे तो लगा दिए, क्या ये लौटेंगे या डूब जाएंगे। यानी अगर उनके 16 करोड़ से 20 करोड़ के दरमियान पैसे लगे हैं तो ये उनको तभी रिटर्न हो सकते हैं जब उनकी फिल्म जो है वो 50-60 करोड़ कमाए। वगरना जो है बहुत से पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं, सिनेमा मालिकान के पास जाते हैं, बहुत से टैक्स लग जाते हैं और कुछ ज़्यादा कमाई नहीं होती है जिसने पैसे लगाए होते हैं। और अली ज़फ़र की जो फिल्म है पाकिस्तान की तारीख की एक बड़ी ज़बरदस्त और कामयाब फिल्म रही और भरपूर इन्होंने पैसे कमाए और अली ज़फ़र को इससे भरपूर मुनाफा हुआ। और इसके अलावा वैसे अली ज़फ़र को मैंने एक और फिल्म में भी देखा था, लाहौर से आगे, जो कि सबा कमर और यासिर हुसैन की मूवी थी। इससे पहले कराची से लाहौर भी मैंने देखी थी, लेकिन ये लाहौर से आगे थी। खैर बातें बहुत सी करने को मैं बारहा कह रहा हूँ, लेकिन वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अली ज़फ़र जो है इस वक्त भी सब उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़बरदस्त गाने गाते हैं, पाकिस्तान के कल्चर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने सिंधी में भी गाना गा रखा है, बलोची में भी, पश्तो में भी। और इसके अलावा अताउल्लाह खान ईसा खेलवी पर जब हमने शो किया था तो तब हमने उनका पंजाबी में भी गाना जो है वो चलाया, उर्दू और हिंदी में तो वो गाते ही रहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड के लिए भी काम किया है, अंग्रेजी में भी उन्होंने गाने गाए हैं। आतिफ असलम, नुसरत फ़तेह अली खान के अलावा वो भी एक ऐसे सिंगर हैं कि जिन्होंने हॉलीवुड के लिए भी काम किया है। तो ये थी कुछ अली ज़फ़र के मुतालिक इन्फॉर्मेशन और बहुत सी चीज़ें आपको बताई जा सकती थी, लेकिन वक्त के दामन में इस कदर गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना और अपने पास बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे और नई सुबह वेब रेडियो की पूरी टीम को याद रखिएगा। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि एक नसीहत की बात करता हूँ, दिल में ये डाल रखिएगा, सब अपना ख्याल रखते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो लिसनर्स, उमर तो यहाँ से साइन आउट कर चुके हैं, मैं भी बस आपसे लेती हूँ इजाज़त। लेकिन सिर्फ मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप दिखते हैं वैसे बन जाएं, या फिर जो आप हैं वैसे दिखाई दें। मुझे और मेरी फैमिली को और अपने पेरेंट्स को रखिए दुआ में याद। मेरी तरफ से भी फ़ी अमानिल्लाह।